नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां 20% डिस्काउंट के साथ नई मर्चेंडाइज उपलब्ध। कल भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। क्रिटिकलिटी अचीव करने का मतलब है कि उसने एक कंटिन्यूस चेन रिएक्शन को अचीव कर लिया। वो चेन रिएक्शन जब होता है कि जब जो आपके न्यूट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं और जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें बैलेंस हो जाए और फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेन रिएक्शन करता रहे। इस की डिज़ाइन जो है वो 500 मेगावाट की है, कमर्शियल स्केल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा क्योंकि बिना उसके आप समझ नहीं पाएंगे कि है क्या। और पहले ये बता दूं कि ये भारत का जो थोरियम रिजर्व है उसको उपयोग में लाने का एक बहुत बड़ा एक उपक्रम है, क्योंकि भारत में विश्व का 25% थोरियम यहाँ मिलता है। और जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं वो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो या तो एनरिच्ड यूरेनियम नेचुरल वाटर के हिसाब से बनाए जाते हैं, लेकिन भारत में जो यूरेनियम 238 है नेचुरल यूरेनियम और हेवी वाटर, जिसको प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं, उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये गगनयान जैसा एक अचीवमेंट है, गगनयान जैसी एक उपलब्धि है। यदि आप जानना चाहते हो कि ये इसमें क्या महत्वपूर्ण है, हालांकि ठीक है ये मोदी जी के कार्यकाल में उपलब्धि हुई है, लेकिन भाई साहब 26 साल से कार्य ये चल रहा था। और बल्कि 1986 में जो है वो पहला जो छोटा एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर था वो बन गया था। और इसका जो प्लान है वो पूरा होमी भाभा जी ने बनाया था। इतना समय क्यों लगा? इतना समय इसलिए लगा कि ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये सोडियम कूलेंट का उपयोग करता है और ये बड़ी रिस्की टेक्नोलॉजी है। आप ये देखें कि यूएस ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का प्रयास किया और वो फेल हुए और उनका करीब $8 बिलियन इसमें खर्च हुआ। फ्रांस ने करीब $14 बिलियन इसमें खर्च किए और इस अटेम्प्ट को इन्होंने गिव अप कर दिया। इसी तरह से यूके ने भी लगभग $6-7 बिलियन इसमें खर्च किए, उसको गिव अप किया। जापान ने भी इसको गिव अप किया। चाइना वही टेस्ट रिएक्टर टाइप के जो भारत ने 1986 में बना लिए थे उस टाइप के छोटे छोटे बनाते हैं। कमर्शियल स्केल का PFBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये विश्व में केवल दूसरा है रशिया के बाद। होमी भाभा साहब ने इसकी जो कल्पना की थी वो की थी। देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से चलता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन से। और वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन यदि आप अधिकतर विश्व में देखें जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ यूरेनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में पूरे विश्व के यूरेनियम भंडार का केवल 1 या 2% ही है, इसलिए भारत को यूरेनियम बाहर से आयात करना पड़ता है। इसलिए होमी भाभा ने पहले से ही एक पूरा प्लान बना के, आप सोचिए कितने बड़े विजनरी रहे होंगे होमी भाभा। होमी भाभा ने ये प्लान बनाया कि पहले हम नेचुरल यूरेनियम का उपयोग करेंगे। नेचुरल यूरेनियम 3 प्रकार का होता है, बता दूं आपको। एक 238 जिसको नेचुरल यूरेनियम कहते हैं, और एक होता है एनरिच्ड जो वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है वो U35 होता है। जब U35 90% हो जाता है किसी मिक्स में, क्योंकि नेचुरल यूरेनियम में तो 2-3% ही होता है U235, फिर उसको एनरिच कर करके फिर उसको ले जाया जाता है 90% तक, तब वो वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। लेकिन नेचुरल और एनरिच्ड यूरेनियम जो चाहिए आपके पावर प्लांट्स के लिए वो लगभग 20% ही चाहिए, उससे अधिक नहीं चाहिए। उस पर चल जाता है जिनके पास, उस पर चल जाता है। जिनके पास अधिक मात्रा में यूरेनियम है वो इसी प्रकार एनरिच करके अपनी साइकिल इस्टेब्लिश करते हैं। फ्रांस में तो 70% से अधिक बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही होता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सेकंड स्टेज जो होमी भाभा ने बनाई हमारे यहाँ। होमी भाभा ने बनाई कि भाई हम नेचुरल यूरेनियम का उपयोग करके और जो हेवी वाटर है D2O तो उसका उपयोग करके हम ये अपना न्यूक्लियर स्टेज 1 जो है न्यूक्लियर पावर की स्टेज 1 करेंगे। इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो प्लूटोनियम होगा, प्लूटोनियम 239।
वो एक्स्ट्रा आइसोटोप लेता है इस पूरे रिएक्शन में। प्लूटोनियम 239 जो है वो निकलता है। वो प्लूटोनियम 239 का उपयोग वेपन्स में भी होता है। प्लूटोनियम 239 डायरेक्टली एटम बॉम्ब बनाने में उपयोग में लाया जा सकता है। तो भारत का जो पूरा का पूरा जो स्टॉक पाइल है वो इसी प्लूटोनियम से आता है। फिर जो सेकेंड स्टेज है, जो अब यहाँ पर PFBR के साथ में ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है कि हाँ भाई ये हो सकती है। अभी केवल क्रिटिकलिटी हुई है। लोग ये ना सोचें कि 500 मेगावाट जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया। अभी 500 मेगावाट का कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होने में बहुत समय है। तो ये प्लूटोनियम का उपयोग करके इसमें आपके इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम का यूरेनियम 233 के साथ में उपयोग किया जाता है और फिर ये प्रोड्यूस करता है और U33, क्योंकि यूरेनियम 233 भी कोई प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं, लेकिन फिर जो है ये यूरेनियम 233 उपलब्ध करता है। फिर यूरेनियम 233 के साथ में आप उसको ऑक्साइड बना के थोरियम के साथ में उसका ऑक्साइड यानी प्लूटोनियम थोरियम ऑक्साइड और U233 और थोरियम ऑक्साइड, इससे जो है वो स्टेज 3 आपको देती है ऑलमोस्ट, जिसको कहते हैं एंडलेस एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी हम स्टेज 2 पर बिगिनिंग में है, स्टेज 2 की बिगिनिंग में है, लेकिन है ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट। और इस अचीवमेंट का क्रेडिट कुछ लोग केवल नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। नहीं, ये उचित नहीं है। ये कार्यक्रम आज से नहीं, ये कार्यक्रम चल रहा है 60-70 साल से, और नेहरू जी के टाइम में ही इसका विजन होमी जहांगीर भाभा जी ने बना दिया था। अच्छा, वैसे अगर बात करें तो कोई होमी जहांगीर भाभा जी जो है वो कोई डिस्कवरी नेहरू जी के नहीं थे। बस ये ज़रूर है कि उन्होंने उनके कार्य में इंटरफेयर नहीं किया, संभवतः क्योंकि वो इन चीज़ों को समझते नहीं थे। वैसे 1966 में अमेरिका ने असैसिनेशन किया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। आपको ध्यान होगा कि इनफेमस एक्सीडेंट, जो फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ था एल्प्स के ऊपर, उसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा मारे गए थे। और बहुत लोगों का कहना है कि ये CIA का ऑपरेशन था। CIA कुछ भी कर सकती है। आजकल भी आप देख रहे हैं कि ईरान में जाके किसी को भी असैसिनेट कर लेती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और जैसा मैंने कहा आपको कि ये अंतहीन ऊर्जा की संभावनाओं को खोलती है। लेकिन ये ना समझ लें कि ये कार्य तुरंत होने वाला है, नहीं। अभी तो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स पहले बनाने पड़ेंगे स्केल में। हालांकि दिक्कत जो आती थी, दिक्कत सबसे ज़्यादा आती थी सोडियम कूलेंट टेक्नोलॉजी में। इतना समय भी इसीलिए लगा कि सोडियम कूलेंट टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत ही जटिल थी। उसकी मास्टरी करने में आप ये समझिए 15-20 साल लग गए। लेकिन चूँकि हमने वो मास्टरी कर ली है, अब आगे के जो और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इसी डिज़ाइन पे जो बनने हैं वो बनाए जा सकेंगे। फंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, जो अगली स्टेज है जिसको बोलते हैं एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर, उसमें ज़्यादा समय इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि भाई अब आपके पास U33 आपको मिल रहा है। U33 आपको बाई प्रोडक्ट मिल रहा है इस फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से, जिसमें आप प्लूटोनियम का ही उपयोग कर रहे हैं। और प्लूटोनियम का और U233 उसमें कोर में थोड़ा थोरियम भी उपयोग में लाते हैं, उसका उपयोग करके और अधिक U233 प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको पहले कमर्शियल स्केल पे ले जाना होगा। लेकिन जो एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर है उसमें समस्या इसलिए नहीं इतनी ज़्यादा है क्योंकि उसमें सोडियम कूलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हेवी वाटर से ही कूलिंग इसकी होती है, तो वो आसानी से किया जा सकता है। लोगों का मानना है कि यदि पूरी फंडिंग की जाए तो जो अगली स्टेज है AHWR वाली, वो अगले 10 वर्ष में प्राप्त हो सकती है। नहीं तो जैसे इसको आप देख रहे हैं इतना समय लग गया, आगे भी और समय लग सकता है। तो हमारे लिए गौरवान्वित होने का विषय है, निश्चित रूप से भारत के लिए गौरवान्वित होने का विषय है। और वर्तमान सरकार के समय पर ये उपलब्धि हुई है तो वर्तमान सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। लेकिन पीछे की जितनी भी सरकारें हैं, पुरानी इंदिरा गांधी के टाइम से या उससे पहले से, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेके जितनी भी कांग्रेस सरकारें हैं, उसके बाद और भी जो सरकारें जितनी भी हुई हैं, उन सबको ये क्रेडिट जाता है। ये हमें कहना पड़ेगा कि दिस इज़ अ
ट्रूली नेशनल प्रोजेक्ट, जिसमें हर सरकार और हर व्यक्ति, हमारे वैज्ञानिक सब इस उपलब्धि में सम्मिलित है। हम सबको क्रेडिट देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।